हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित वर्मा। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय, प्रतीक एप्सिलॉन और समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमने बता दिया था समुच्चय क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। समुच्चय दी गई वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के अवयवों को हम मंझले ब्रैकेट के मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और समुच्चय का संकेतन, जो समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर समुच्चय के प्रकार में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला समुच्चय क्या पढ़ेंगे हम? सम या समान समुच्चय। ध्यान रहे, इसको हम सम समुच्चय भी बोलते हैं। सम या समान समुच्चय, जिसको कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट ये क्या होता है भाई? सम या समान समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? समान समुच्चय जैसे यदि दो समुच्चय दिए गए हों, ए और बी समुच्चय दिए गए हों, तो जो अवयव ए में है वही अवयव बी में होंगे। दोनों समुच्चयों में अवयव भी समान और अवयव की संख्या भी समान हो। यदि दिए गए दो या दो से अधिक समुच्चयों में अवयव भी समान होते हैं और अवयव की संख्या भी समान होती है तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इसे हमें प्रूफ करना हो तो कैसे कि x कोई अवयव है जो a में उपस्थित है तो वो b में भी निश्चित रूप से होगा, और इसके साथ में यदि x b में उपस्थित है तो वो a में भी उपस्थित होगा। अर्थात समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में उपस्थित होगा और समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में उपस्थित होगा। तो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहे जाएंगे। और जब इसे हमें सिद्ध करना होगा तो हम x a में कोई अवयव मानेंगे तो उसे सिद्ध करेंगे कि वो b में भी है, और यदि हम कोई b में अवयव मान लेंगे तो उसे हम सिद्ध करेंगे कि वो a में भी है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x एप्सिलॉन a, तो ये हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x एप्सिलॉन b। यहाँ पर इन दोनों को हमने मिला दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि x a में है तो x b में होगा, और यदि x b में है तो x a में भी होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों समान समुच्चय कहे जाएंगे। तो समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयव भी समान और उनकी संख्या भी समान। जो अवयव पहले समुच्चय में होगा वही अवयव दूसरे समुच्चय में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, a बराबर हमने लिख दिया x इस प्रकार है कि x फ्लो शब्द का एक अक्षर है। ये और b जो समुच्चय हमने लिखा वो ये लिख दिया कि x इस प्रकार है कि x फॉलो, फॉलो शब्द का एक अक्षर है। ये हो गया। तो सबसे पहले जो दो समुच्चय दिए गए उनको हम रोस्टर विधि में लिखते हैं। फ्लो x जो अवयव है इसका, वो फ्लो शब्द का एक अक्षर है, तो हो जाएगा F L O W, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर B बराबर लिखते हैं तो B बराबर हो जाएगा F O L और W। कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाएगा समुच्चय में। अब देखिए, F समुच्चय A में उपस्थित है तो F समुच्चय B में भी उपस्थित है। L A का अवयव है, L B का भी अवयव है, O W भी A में उपस्थित है तो O W भी B में उपस्थित है। यहाँ पर देखिए कंडीशन वही कि जो A में उपस्थित है वही B में उपस्थित होगा और जो B में उपस्थित है वो A में उपस्थित होगा। तो इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय हो जाएंगे, बराबर समुच्चय लिख दिए जाएंगे। ये A बराबर B, और इसको पढ़ेंगे समुच्चय A और समुच्चय B समान समुच्चय हैं। फिर से समझ लीजिए, इसको जब सिद्ध करना होगा तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर
एक्स ए समुच्चय ए में कोई अवयव मान लेंगे और उसे हमें ये सिद्ध करना है कि वो बी का अवयव है। और दूसरे नंबर पर यदि हम बी में कोई अवयव एक्स मानेंगे तो उसे हमें सिद्ध करना है एक्स ए में उपस्थित है। तो यदि ऐसा हो जाता है कि एक्स ए का अवयव है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बी का भी अवयव है, तो ये दोनों ए और बी समान समुच्चय होंगे। इसका अर्थ ये होगा कि ए और बी में अवयव की संख्या भी समान हो जाएगी और अवयव भी समान हो जाएंगे, तो वो दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर दो समुच्चय ए और बी दिए थे, इनको हमने सूची विधि में लिखा, सूची विधि में या रोस्टर विधि में लिख लिया और फिर हमने अवयवों की तुलना कर दी जो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए थे। अवयव की संख्या भी समान, अवयव भी समान, इसलिए दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ लेते हैं रिक्त समुच्चय। जो दूसरा प्रकार है वो है रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय ये क्या होता है भाई? रिक्त समुच्चय क्या होता है? इसको बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तीन नाम है इसके इंग्लिश में, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव कोई हो ही ना, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। जैसे ये मंझला ब्रैकेट हमने लगा दिया, ये एक समुच्चय दिया गया है लेकिन इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या आएगी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता, अर्थात उस समुच्चय में अवयव की संख्या शून्य होती है, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को ग्रीक अक्षर फाई के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, या इस प्रकार मंझला ब्रैकेट दो बना दीजिए और या फिर फाई लिख दीजिए, दोनों रिक्त समुच्चय को ही व्यक्त करते हैं। और रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये समुच्चय दिया गया P बराबर x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है, या ये कह लीजिए कि सम संख्या है, तथा x का जो मान है वो 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये एक समुच्चय दिया गया है कि x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है तथा x का मान 2 से बड़ा और 4 से छोटा, अर्थात 2 और 4 के बीच में है। इसको हम पहले रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो रोस्टर विधि में इसको लिखेंगे तो कोई अवयव आएगा। देखिए x एक सम संख्या है, सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह के। तथा ये भी दिया गया है कि 2x से x जो है वो 2 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है। तो x का मान 2 और 4 के बीच में आएगा 3। परंतु क्या 3 हो सकता है? यहाँ पर ये लिख दिया गया सम संख्या। क्या 3 एक सम संख्या है? नहीं है। तो इसलिए इस समुच्चय के अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं आएगा। x का मान 1 यहाँ से आया था, x का मान बराबर x बराबर 3 आया था, तो 3 सम संख्या नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है। इस तरह से रिक्त समुच्चय क्लियर हो गया। फिर से परिभाषा देख लीजिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता, अर्थात उसमें शून्य अवयव हो, अवयवों की संख्या कितनी हो? 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसे मंझले ब्रैकेट द्वारा इस तरह से या ग्रीक अक्षर फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जैसे रिक्त समुच्चय वैसे एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय। तो ये क्या होता है भाई? रिक्त समुच्चय पढ़ा, अवयव की संख्या 0, तो वो रिक्त समुच्चय कहलाया। अब एकल समुच्चय पढ़ेंगे तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 होती है, या ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित होता है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ये इसके मंझले ब्रैकेट के अंदर हमने 1 लिख दिया, कॉमा करके मंझले ब्रैकेट के अंदर हमने 2 लिख दिया, तो ये दोनों एकल समुच्चय है। या ये कह लीजिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय एकल समुच्चय, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक ही होगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय ये भी एकल समुच्चय होगा। तो कोई भी समुच्चय हो यदि उसमें केवल एक ही अवयव लिखा हुआ है, अवयव की संख्या यदि 1 है, मंझले ब्रैकेट के अंदर एक ही अवयव उपस्थित है, तो वो एकल समुच्चय हो जाएगा। जैसे इसको हम Q से लिखते हैं
कि x इस प्रकार है कि x एक समभाज्य संख्या है। x एक क्या है? समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है। x एक समभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए x इस प्रकार है कि x एक समभाज्य संख्या है। तो समअभाज्य संख्या केवल एक ही होती है और वो क्या होती है? 2। वो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसलिए यहाँ पर समुच्चय Q में केवल एक ही अवयव उपस्थित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। किसी भी समुच्चय को बताना है कि वो एकल समुच्चय है या नहीं, तो पहले उसको रोस्टर विधि में लिख लीजिए और इसके बाद यदि उसमें अवयव की संख्या 1 आए तो वो एकल समुच्चय, अन्यथा वो एकल समुच्चय नहीं होगा। देखिए आगे पढ़ेंगे परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय, दोनों अलग अलग हैं। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय दोनों अलग अलग हैं, एक साथ लिख दिया क्योंकि इनकी परिभाषाएं जो हैं वो एक ही प्रकार से हैं। पहले परिमित समुच्चय समझेंगे। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो या उनकी हम गणना कर सकें तो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, उनकी गणना नहीं की जा सकती, ये हम बता नहीं सकते कि इसमें कितने अवयव हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके या हम अवयवों की संख्या की गणना कर सके तो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। तथा ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। सीधे लिख दीजिए अवयवों की संख्या परिमित है तो वो परिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अपरिमित है तो वो अपरिमित समुच्चय। जैसे यदि a बराबर लिख दिया जाए यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया 200, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से लेकर 200 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमने लिखी। तो देखिए यहाँ पर इसका अंतिम छोर कहाँ पर? 200 पर। अंतिम पद हमें ज्ञात है और प्रारंभिक पद जहाँ से प्रारंभ हुआ था वो भी पता है 1 से, और जहाँ पर इसका अंत हुआ वो भी पता है। तो ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा क्योंकि इसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। और यदि इस तरह से लिख दिया जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख दिया जाए डॉट डॉट ये, तो इसमें ये पता नहीं कि इसका अंतिम छोर कहाँ पर या इसका अंतिम पद कौन सा है, तो इसलिए ये हमारा जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो a जो है उसमें हमको लास्ट टर्म पता था 200 था और शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से, तो परिमित हो गया, अवयव की संख्या को गिन सकते हैं। अब यहाँ पर b बराबर ये लिख दिया जाए 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये अपरिमित है। इसी प्रकार से कह दिया जाए सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याएं 2 से शुरुआत है लेकिन इसका समापन कहाँ पर है ये पता ही नहीं, तो इसलिए ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। विषम संख्याओं का समुच्चय भी अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत ये सब आएंगे i प्लस कॉमा i माइनस, या ये कह लीजिए i r q, ये सभी समुच्चय हमारे क्या हैं? अपरिमित समुच्चय हैं, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये हमारे अपरिमित समुच्चय कहे जाएंगे। परिमित समुच्चय तो जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, हम बता सकें कि 3 4, जैसे एक हमने ले लिया रिक्त समुच्चय फाई, ये हमारा नोट में होगा पहला पॉइंट। ये सभी अपरिमित समुच्चय हैं। दूसरे नंबर पर जो फाई होगा वो परिमित समुच्चय। फाई कैसा समुच्चय है? ये एक परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, तो ये एक क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, यदि समुच्चय ए कोई दिया गया है तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को हम लिखते हैं कैसे?
लिख देते हैं एन ए, और इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए, और इसी एन ए को हम कहते हैं गण संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और जो ये गुण होता है वो कार्डिनलिटी कहलाता है। केवल परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को एन ए बराबर लिखा जाता है, और जो ये गुण होता है वो उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल नंबर। जब ए परिमित समुच्चय होगा तो अवयवों की संख्या बराबर लिखा जाएगा एन ए। ये ध्यान रखना, फाई परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0। यदि ए बराबर फाई मान लें तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 0। ये हमको पता है कि 0 संख्या, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को हम एन ए से लिखते हैं। तो ये दो हमारे क्लियर हो गए, परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। अब हम 5वें नंबर पर पढ़ते हैं उपसमुच्चय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उपसमुच्चय, और इसको बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय का मतलब होता है छोटा समुच्चय। जो समुच्चय हमारा दिया गया उसी के छोटे छोटे जो पार्ट बनते हैं वो कहलाते हैं उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय का जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, ये प्रतीक इस तरह से, ये इस तरह से, ये जो प्रतीक है ये उपसमुच्चय। इसका अर्थ जो हमारा होता है वो होता है कि उपसमुच्चय है। जैसे लिख दिया जाए ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका अर्थ निकल कर आएगा कि ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ए उपसमुच्चय है बी का, ये प्रतीक होता है बी का। तो उपसमुच्चय है, इसकी जगह पर हम ये प्रतीक लिख देते हैं, और ये जो प्रतीक है हमारा, ये जो प्रतीक है ये व्यक्त करता है जो इसके पहले लिखा है वो उपसमुच्चय किसका है, जो इसके बाद में लिखा हुआ है। तो ये उपसमुच्चय। परिभाषा इसकी कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। अर्थात यदि हम x एप्सिलॉन ए मान लें, इसका अर्थ ये हुआ कि x समुच्चय ए में उपस्थित है, तो निश्चित रूप से x जो होगा वो समुच्चय बी में उपस्थित होगा। अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, A इज द सबसेट ऑफ B। यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हैं तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहा जाता है। उपसमुच्चय का मतलब छोटा सा समुच्चय। जैसे B में 4 अवयव हैं तो उसके 3 अवयव लेकर हमने जो समुच्चय बनाया है वो उपसमुच्चय कहा जाएगा। फिर से परिभाषा देख लीजिए, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, जो हमने x माना इसको लिखेंगे प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो वो क्या कहा जाएगा, समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहा जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर A बराबर लिख दिया जाए 1 2 3, ये लिख दिया गया, और B बराबर हमको लिख दिया जाए 1 2 3 और 4, ये लिख दिया गया। तो देखिए समुच्चय A के अवयव कौन कौन से थे, 1 2 और 3, और ये समुच्चय B में भी थे। तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित होगा। तो इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। A जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, B का। अर्थात समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित है तो A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। इसमें नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहली हेडिंग पढ़ाई थी सम समुच्चय या समान समुच्चय। तो ये देखिए कि यदि A जो है वो B का उपसमुच्चय है और B जो है हमारा वो A का उपसमुच्चय होगा। यदि A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है तो A बराबर B हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन हम सिद्ध करेंगे जब हमें दो समुच्चयों को समान समुच्चय सिद्ध करना होगा। तो यही हमें सिद्ध करना है कि A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित है और B का प्रत्येक अवयव A में, अर्थात A उपसमुच्चय है B का और B उपसमुच्चय है A का। तो यदि ये कंडीशन कहीं पर आती है तो वो दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। ये उपसमुच्चय की थ्योरी होती है।
देखिए अभी हमने उपसमुच्चय पढ़ लिया था कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। और इसे सिद्ध करने के लिए हम लिख रहे हैं कि x ए में उपस्थित है तो x बी में भी उपस्थित। जब किसी भी समुच्चय को किसी भी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय में सिद्ध करना होगा तो जिसको उपसमुच्चय दिखाना उसमें अवयव मान लीजिए और उसको जिसका उपसमुच्चय दिखाना उसमें सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ पर इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। देखिए उपसमुच्चय दो प्रकार के होते हैं, उचित उपसमुच्चय, अनुचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं। और जो ये लिखा हुआ अधिसमुच्चय तो ये सुपरसेट होता है। यहीं से अधिसमुच्चय की थ्योरी आती है उचित उपसमुच्चय से। तो उचित उपसमुच्चय हमने उपसमुच्चय पढ़ लिया, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अब उचित उपसमुच्चय क्या होगा? यदि ए उपसमुच्चय है बी का ये हो तथा जो ए हो और बी हो ये बराबर ना हो, अर्थात ये हम कह देंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है तथा समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान नहीं है तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा। इस स्थिति में हम क्या लिख देंगे कि ए जो है वो उचित उपसमुच्चय है किसका? बी का। उचित उपसमुच्चय है किसका? बी का। ये हम लिख देंगे कब? जब बी का। ये लिख दिया जाएगा। इसको हम ये यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो A इज़ द सबसेट ऑफ B, इसके नीचे लाइन लगा दीजिए, न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा A जो है वो B के बराबर नहीं। A उचित उपसमुच्चय है किसका? B का। उचित उपसमुच्चय का अर्थ ये होता है कि समुच्चय B में अवयवों की संख्या समुच्चय A के अवयवों की संख्या से अधिक होगी, या ये कह लीजिए कि समुच्चय A में अवयव समुच्चय B में अवयव के बराबर नहीं हो सकते, या समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो A में उपस्थित नहीं होगा। जैसे जो हमने उदाहरण अभी बताया था 1 2 3 और B में 1 2 3 4, तो जो A है वो B का उपसमुच्चय कहा जाएगा। अब यहीं पर यदि कोई C दिया होता 1 2 3 4 तो ये भी उपसमुच्चय होता, लेकिन वो उचित उपसमुच्चय नहीं होता, क्योंकि उचित उपसमुच्चय में जो समुच्चय A होगा उसके अवयवों की संख्या समुच्चय B के अवयवों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो A में उपस्थित ना हो। यही इसकी परिभाषा है कि यदि A B का उपसमुच्चय है तथा B में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं है तो ये A B का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा। इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। और इसके बाद उचित उपसमुच्चय के बाद हम अधिसमुच्चय को बढ़ते, तो इसको भी ऐसे लिख दें। B जो है इस तरह से हम लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पर बराबर लगा लें, ये लगा लें, कहीं कहीं बुक में लगा कहीं कहीं नहीं लगा हुआ, यहाँ भी लगा देते हैं। तो ये A जो है वो उपसमुच्चय है B का, तो A उपसमुच्चय B का है तो इसको क्या पढ़ेंगे? B जो है वो अधिसमुच्चय, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये किसका है? अधिसमुच्चय का। कि यदि समुच्चय A समुच्चय B का उचित उपसमुच्चय है तो समुच्चय B समुच्चय A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो A में उपस्थित नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि जो फाई है तुम्हारा, फाई जो होता है वो भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता, वो भी उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 0 होती है। तो उचित उपसमुच्चय ये भी नहीं है, ये नोट में ध्यान में रखेंगे। और वो समुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होगा जिनमें दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो जाए। अभी उदाहरण के आधार पर बताएंगे। चौथे नंबर पर n अवयवों वाले, ये सूत्र है एक, n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में n अवयव उपस्थित हैं
तो उसमें कितने उपसमुच्चय होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या बराबर उपसमुच्चयों की संख्या। यदि किसी भी समुच्चय में n अवयव हैं, अवयवों की संख्या n है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। अब देखिए हमने लिख दिया उपसमुच्चयों की संख्या, तो उपसमुच्चय में उचित उपसमुच्चय भी आ गए और अनुचित उपसमुच्चय भी आ गए। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उचित उपसमुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 2, क्योंकि फाई एक उचित उपसमुच्चय नहीं होगा और एक समुच्चय ऐसा बनेगा जिनमें अवयवों की संख्या दिए गए समुच्चय के बराबर होगी। वो तो कुल अगर उपसमुच्चय निकालने तो 2 की पावर n, और केवल उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालने तो 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए उपसमुच्चय पर आधारित एक क्वेश्चन है कि समुच्चय A बराबर दिया गया है जिसके अवयव हैं A, B, C। इसके उपसमुच्चय हमें लिखने हैं। तो उपसमुच्चय के बारे में हमने बताया था, छोटा सा समुच्चय, तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय A के उपसमुच्चय निम्नलिखित हैं। तो देखिए उपसमुच्चय कितने अवयव हैं इस दिए गए समुच्चय में? उपसमुच्चय निम्नलिखित हैं। कितने अवयव हैं दिए गए समुच्चय में? 3। तो एक एक अवयव को लेंगे। सबसे पहले देखिए यह निम्नलिखित हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हम फाई लिखेंगे। ध्यान रहे, फाई लिख लीजिए या फिर करली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक लगा दीजिए। तो फाई जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय माना जाता है, तो ये फाई हो जाएगा। और फाई में अवयव की संख्या 0 होती है, अर्थात हमने केवल एक भी अवयव नहीं लिया था, 0 अवयव लिया। अब हम एक एक अवयव लेंगे तो एक समुच्चय बनाएंगे, तो इसमें A रहेगा, एक अवयव B को अलग लिख देंगे और C को यहाँ अलग। देखिए इन तीनों में हमने केवल एक एक अवयव लिया, A अलग ले लिया, B अलग ले लिया, C अलग लिया। यहाँ पर अवयव 0 लिए थे, यहाँ पर अवयव 1 हमने ले लिया। इसके बाद अब 2 अवयव लेंगे, अवयव की संख्या 3 है तो पहले एक अवयव लिया, अब 2 अवयव लेंगे। तो समुच्चय के अंतर्गत 2 अवयव, तो A, B हो जाएगा और ये हो जाएगा B, C, और 2 अवयव C, A भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब तीनों अवयव ले लिए जाएंगे तो A, B, C ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके उपसमुच्चय कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। और जो सूत्र हमने बताया था वो था 2 की पावर n। 2 की पावर में समुच्चय में जितने अवयव हैं वो रख दीजिए। अवयव कितने? 3, तो 2 की पावर 3 रखेंगे तो आएगा 8। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8 उपसमुच्चय इसके बनेंगे, जिसमें देख लीजिए ये जो समुच्चय होगा जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और जो ये समुच्चय होगा ये उचित उपसमुच्चय नहीं कहे जाएंगे, ये अनुचित इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, ये उचित उपसमुच्चय नहीं होंगे। शेष जितने भी समुच्चय हैं ये सभी उचित उपसमुच्चय कहे जाएंगे। कुल उपसमुच्चय की बात करेंगे तो 8 होंगे और उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे तो 6 होंगे। इसके ऊपर हम एक सूत्र पढ़ा चुके हैं। इसके बाद एक और समुच्चय पढ़ते हैं हम, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय या कह लीजिए विसंगित समुच्चय, विसंगित समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट भी इसको बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर ये देखिए असंयुक्त उपसमुच्चय किसको कहते हैं? उदाहरण के आधार पर समझेंगे। A बराबर दिया A, B, C, और एक दूसरा समुच्चय B बराबर दिया 1, 2, 3 ये दिया गया। क्या इन दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है? नहीं है। इसमें अवयव A, B, C और इसमें 1, 2, 3, तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे? असंयुक्त समुच्चय कहे जाएंगे कि दिए गए 2 या 2 से अधिक उप समुच्चयों में यदि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए गए हो और उसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो वे असंयुक्त समुच्चय कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 समुच्चय हमने लिए A और B, और इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं।
कि कोई ऐसा अवयव नहीं जो ए में भी हो और बी में भी हो, यहाँ ए बी सी, यहाँ 1 2 3, तो ये दोनों कैसे समुच्चय होंगे हमारे? असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने 2 समुच्चय लिख दिए। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे असंयुक्त समुच्चय के बाद पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम U से व्यक्त करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं? U से, और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये सार्वत्रिक समुच्चय का प्रतीक है और इसको पढ़ते हैं हम यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखिए ये समुच्चय होता क्या है कि जितने भी विचाराधीन समुच्चय हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, मान सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिए गए, वे सभी विचाराधीन समुच्चय जिस समुच्चय का उप समुच्चय होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझते हैं। एक समुच्चय दिया जा रहा है हमको प्रश्न में 1 2 3, ये दिया जा रहा है। दूसरा समुच्चय B बराबर दिया जा रहा है 4 5 6, ये दिया जा रहा है। C बराबर दिया जा रहा है 7 8, ये लिख दिया जाए, और D बराबर लिख दिया गया 9 और 10। ये हमने 4 समुच्चय लिखे। अब इनका यदि हमें सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर बनाना है तो ये सभी समुच्चय जिस किसी समुच्चय का उप समुच्चय होंगे, सभी विचाराधीन समुच्चय या सभी दिए गए समुच्चय जिस समुच्चय का उप समुच्चय होते हैं उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि जितने भी समुच्चय होंगे उन सभी समुच्चयों के सभी अवयव इसमें उपस्थित होंगे। सभी अवयव मिला दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिख लिया। अब देखिए A के सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, B के सभी अवयव इसमें उपस्थित, C और D के भी सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। तो ये इन चारों के लिए क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसी से इसकी परिभाषा कि सभी विचाराधीन समुच्चय जिस किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होते हैं उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय हम लिखते कैसे हैं? जितने भी समुच्चय दिए गए सभी समुच्चयों के अवयव को एक ही मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। जो समुच्चय निर्मित होगा वो हमारा कहा जाएगा U। जैसे यहाँ पर हमने A में जो उपस्थित अवयव थे, B के जो अवयव थे, C और D के जो अवयव थे, सबको एक साथ लिख दिया, तो ये जो समुच्चय बना हमारा वो सार्वत्रिक समुच्चय बना। सार्वत्रिक समुच्चय को हम U से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट, ये कहते हैं। घात समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। और इसको लिखते हैं इस प्रकार से PA, और इसमें जो अवयव होते हैं वो समुच्चय इसके अवयव होते हैं। और कौन से समुच्चय? कि A के सभी उप समुच्चय, X उप समुच्चय है A का, अर्थात A के सभी उप समुच्चय जिस किसी अन्य समुच्चय के अंतर्गत लिखे जाते हैं उससे हम कहते हैं घात समुच्चय। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम लिखते हैं PA इज इक्वल टू X सच दैट X इज द सबसेट ऑफ A। X जो है वो A का उप समुच्चय है। A के जितने उप समुच्चय होंगे वो सब इस समुच्चय के अंतर्गत लिख दिए जाएंगे, तो वो हमारा घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे A बराबर हमने लिख दिया 1 2, तो पहले इसके हम उप समुच्चय लिख लेते हैं। A के उप समुच्चय, तो A के उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? पहला तो उप समुच्चय फाई हो जाएगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा ये 1 1 अवयव ले, अब दोनों अवयव को ले लेते हैं, ये हो गया। और जब हम PA लिखेंगे घात समुच्चय PA, तो ये क्या हो जाएगा? जितने भी उप समुच्चय हैं सभी को किसी दूसरे समुच्चय के अंतर्गत लिख दीजिए,
तो वो हो जाएंगे हमारे घात समुच्चय। ये होता है हमारा घात समुच्चय, इसको लिखते हैं PA से, अर्थात समुच्चय A का घात समुच्चय। परिभाषा क्या होती है? किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। ये सभी क्या हैं? उप समुच्चय हैं। किसके? समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। और घात समुच्चय में केवल उतने ही अवयव होते हैं जितने की अवयव उप समुच्चय के होते हैं। तो उप समुच्चय कितने बनते थे? 2 की पावर n। तो PA में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। जितने किसी समुच्चय के उप समुच्चय बनेंगे उतने ही अवयव घात समुच्चय में उपस्थित होंगे। इसी के साथ समुच्चयों के प्रकार का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में इस पर आधारित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।